चलिए। तो क्या देख रहे थे हम लोग? थोड़ा फैन फैन बंद कर दीजिए। देखिए, है ना? फैन बंद हुआ, देख रहे हैं ना इसका असर? हाँ, एगो फैन 200 आदमी के बराबर का हल्ला कर रहा था। हाँ। चलिए। तो हम लोग देख रहे थे सोशल रिफॉर्म, है ना? और सोशल रिफॉर्म में क्या देख रहे थे? इस आर्य समाज, दयानंद सरस्वती। ठीक है। हम्म। कुछ पॉइंट लिख लिए, क्या लिखे हैं? हम्म। हम्म। असली नाम। हाँ, मूल नाम। हाँ, भावना को समझना है ना? हाँ। हाँ, एग्जाम हॉल में भावना नहीं समझता है ना? हाँ। हाँ, लेकिन भावना रहेगी तो वहां पे पता चल जाएगा। छांट लेंगे, है ना? वहां पर छांटने में थोड़ी सी सुविधा रहेगी, लेकिन भावना रहे तब। अब भावना मतलब, हाँ, भावना मतलब अमूर्त भावना, है ना? हाँ, अमूर्त जो कि है लेकिन दिखता नहीं है ना? दिखने वाली भावना नहीं। तो मैटर सब गबड़ा जीतो, हाँ। इसलिए, हाँ। चलिए। तो हम लोग देख रहे थे आर्य समाज और दयानंद सरस्वती, ठीक है। जिसमें हम लोगों ने बेसिकली उनके कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन को हमने देखा था कि उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 में, बम्बई में। और 1877 में उसका मुख्यालय खुला था लाहौर में। ठीक है। इनका मूल नाम मूल शंकर था। इनके गुरु का नाम स्वामी बिरजानंद था, जो कि मथुरा के थे। ठीक है। तो यहां तक बात हम लोगों ने आई थिंक की थी, है ना? चलिए, अब आगे थोड़ा सा लिखेंगे इनके संबंध में। लेकिन कि आर्य समाज उत्तर प्रदेश, यूपी और पंजाब में सर्वाधिक लोकप्रिय रहा था। में सर्वाधिक लोकप्रिय रहा था। और पंजाब में सर्वाधिक लोकप्रिय रहा था। ठीक है। नेक्स्ट लेंगे कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने, दयानंद सरस्वती ने हिंदू धर्म को, हिंदू धर्म को प्रतिष्ठित करने के लिए, हिंदू धर्म को प्रतिष्ठित करने के लिए 10 सिद्धांतों की स्थापना की। प्रतिष्ठित करने के लिए 10 सिद्धांतों की स्थापना की। ठीक है। किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। हाँ।
तो इनके द्वारा 10 सिद्धांतों की स्थापना की गई। नेक्स्ट लेंगे कि 1863 में 1863 1863 में हिंदू धर्म के प्रचार के लिए 1863 में हिंदू धर्म के प्रचार के लिए आगरा में पाखंड खंडनी आगरा में पाखंड खंडनी पताखा आगरा में पाखंड खंडनी पताखा फहराया था। पाखंड खंडनी पताका फहरा, पता है झंडा, पाखंड को खत्म करने के लिए, जो अंधविश्वास बढ़ रहा था उसको खत्म करने के लिए पाखंड खंडनी पताका फहराया था। नेक्स्ट लिखेंगे, इन्होंने 1882 में 1882 में एक गोरक्षणी सभा बनाई थी। गोरक्षणी 1882 में क्या किया था? जी, गोरक्षणी सभा बनाया था। ठीक है, अब देखिए गोरक्षणी ऐसे संबंधित एक दो फैक्ट और है जो कि इसी से मिलता जुलता है लेकिन व्यक्ति अलग है, तो यहीं पर नोट करके लिख लेंगे कि गांधी जी ने गोरक्षा समिति बनाई थी। गांधी जी ने गोरक्षा समिति बनाई थी। गांधी जी ने गोरक्षा समिति बनाई थी और तिलक ने गो हत्या विरोधी समिति बनाई थी और तिलक ने गो हत्या विरोधी समिति बनाई थी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। गोरक्षणी किसने बनाई? दयानंद सरस्वती ने। ठीक है, गो हत्या विरोधी समिति किसने बनाई थी? तिलक ने बनाई थी। और गांधी ने क्या बनाई थी? गो रक्षा समिति। ठीक है, तो ये गो से संबंधित तीनों फैक्ट है, तीनों के अलग अलग लोग हैं, इसलिए तीनों आपको यहाँ पे ध्यान रखना है ताकि रिवीजन करे तो तीनों आपको एक साथ ध्यान रहे। ठीक है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। नेक्स्ट कि भारतीय समाज को धर्म परिवर्तन से बचाने के लिए भारतीय समाज को धर्म परिवर्तन से बचाने के लिए इन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया। इन्होंने क्या किया? शुद्धि आंदोलन चलाया। पूछा जाता है शुद्धि आंदोलन किसने चलाया था, है ना? शुद्धि आंदोलन चलाया। ठीक है, हाँ, शुद्धि मूवमेंट। ठीक है, शुद्धि मूवमेंट स्टार्टेड बाय द दयानंद सरस्वती फॉर द स्टॉपिंग द रिलीजियस कन्वर्जन। ठीक है, तो रिलीजियस कन्वर्जन जो हो रहा था, धार्मिक रूपांतरण जो हो रहा था, तो रिलीजियस कन्वर्जन को रोकने के लिए ये, है ना? अभी भी देखते हैं आप, यदा कदा धर्मांतरण का मुद्दा हावी रहता है ना? घर वापसी, हाँ, कहीं घर वापसी होती है, कहीं धर्मांतरण होता है ना? लेकिन दोनों ही गलत है ना? ना घर वापसी होनी चाहिए किसी की, ना किसी का धर्मांतरण होना चाहिए। जो जहां है वहां खुश रहे, है ना? क्योंकि धर्म व्यक्तिगत मुद्दा है, ये जबरदस्ती का चीज नहीं है कि आप किसी को जबरन कोई धर्म मनवाए,
या किसी को कहे कि तुम आ जाओ इसमें, जो इच्छा से आदमी जो स्वीकार कर ले, है ना। धर्म का परिभाषा ही होता है धारयति इति धर्मः, जो धारण करने के योग्य है वही धर्म है। अगर कहीं पर कोई जबरदस्ती कर रहा है कि मानिए इसको, मानना पड़ेगा, तो धर्म हो ही नहीं सकता है ना। धर्म जबरदस्ती का चीज ही नहीं है, धर्म तो स्वेच्छा से स्वीकार करने का चीज है। आपको अच्छा लगा, बढ़िया लगा, आपको लगता है आप इसको मान सकते हैं तो आप मानिए, आपको लगता है नहीं मान सकते मत मानिए, है ना। ये जबरदस्ती का चीज नहीं है। लेकिन कुछ मानसिक विकलांग लोग, है ना, जो देखने में तो ठीक ठाक लगते हैं लेकिन मेंटली डिसेबल है ना, तो उसमें क्या होता है कि वो एक गलत तरह की धारणाओं को प्रचारित करते हैं, है ना, कि भाई गलत चीजें धर्मांतरण हो जाए, है ना, और किसी का घर वापसी हो जाए, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा भी इसको प्रोहिबिट किया गया है ना, वर्जित किया गया है। आर्टिकल 25 से 28 के बीच में आर्टिकल 25 स्पष्ट तौर पे कहता है कि आपको जो मन है सो धर्म मानिए, लेकिन धर्मांतरण मत करिए, है ना। किसी को आप धर्म बदलने का ही मत कीजिए। लेकिन हर जगह पर कुछ ऐसे लोग हैं, है ना, जो मानसिक विकलांगता के शिकार हैं। तो जो मानसिक विकलांग है वो तो भाई इस तरह का काम करेगा ही, है ना, और करवाएगा ही। ठीक है, इससे भारत की शांति भंग करने में थोड़ी मदद मिल जाती है लोगों को, है ना। तो ये सब चीज थोड़ा नहीं करना चाहिए। शुद्धि आंदोलन चलाने के वजह से बहुत बार दयानंद सरस्वती को सांप्रदायिक भी कहा गया है कि ये थोड़े सांप्रदायिक थे, कम्युनल थे, है ना, ये सब काम इनको नहीं करना चाहिए था, है ना, शुद्धि आंदोलन। तो लेकिन इनका कहना था कि अगर जबरदस्ती किसी को लोभ और लालच दे करके धर्म बदलवाया गया है और वो आदमी अपने इच्छा से चाहता है कि एक टाइम पर किसी ने मेरे से जबरदस्ती किया और जबरदस्ती करके मेरा धर्म परिवर्तित करवाया, तो अगर वो अपनी इच्छा से चाहता है कि हम अपना धर्म बदलना चाहते हैं, हम पुनः उसी धर्म को मानना चाहते हैं जो मेरा था, है ना, जो मुझे पहले से अच्छा लगता था, लेकिन किसी के दबाव में आकर के हमने इसको बदल लिया था, तो वैसे लोगों के लिए था। तो ऐसा अगर हो रहा है कि कोई अपनी इच्छा से बदलने की कोशिश कर रहा है, तो आप उसको नहीं कह सकते कि धर्मांतरण हो रहा है। आरोप लगता था, लेकिन वो जबरदस्ती किसी को नहीं करते थे। वो कहते थे कि जिनके मन में ये चल रहा है, तो कितना आदमी को होता नहीं कि पता नहीं अब चेंज होगा कि नहीं होगा, बदल पाएंगे कि नहीं बदल पाएंगे, इस तरह का अगर भाव है तो उनके लिए विकल्प है कि वो बदल सकते हैं, लेकिन बिना किसी लोभ लालच के। ये नहीं कि बदल देंगे तो ये मिलेगा वो मिलेगा, इस तरह का चीज नहीं। आपकी इच्छा करता है, आप बदलना चाहते हैं तो आप बदल ले। ठीक है, नेक्स्ट। तो पूछा जाता है कि शुद्धि आंदोलन किसने चलाया था, तो दयानंद सरस्वती ने ही चलाया था। कहेंगे कि शूद्रों को वेद पढ़ने और उच्च शिक्षा प्राप्त करने के अधिकार की बात की। शूद्रों को वेद पढ़ने और उच्च शिक्षा प्राप्त करने की बात की, है ना, उच्च शिक्षा प्राप्त करने की बात की। ठीक है, नेक्स्ट। लेकिन कि यह वर्ण व्यवस्था को सही मानते थे, वर्णा सिस्टम, यह वर्ण व्यवस्था को सही मानते थे, मानते थे कि वर्ण व्यवस्था सही है, जिसमें 4 वर्ण हुआ करते थे। कौन कौन से 4 वर्ण? हाँ, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इनके बारे में उत्पत्ति का सिद्धांत कहां पर लिखा हुआ है? ऋग्वेद के 10वें मंडल में। ऊपर के 3 वर्णों को क्या कहा जाता है? ऊपर के जो 3 वर्ण है, वर्ण टोटल 4 है ना, तो ऊपर के जो 3 वर्ण है उनको क्या कहा जाता है? हाँ, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इनको क्या कहा जाता है? ऊपर के 3 वर्णों को कहा जाता है द्विज ना। ऊपर के 3 वर्णों को द्विज कहा जाता है। कभी कोई पूछता है कि द्विज में कौन शामिल नहीं है, तो शूद्र द्विज में शामिल
नहीं है, ऊपर के 3 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य यही शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट। श्रेष्ठ ना, संभ्रांत तो मतलब नहीं ना पूछा गया था। आप श्रेष्ठ लिख के नहीं आएगा एग्जाम में। एग्जाम पूछेगा कि द्विज में कौन शामिल नहीं है, तो ना मालूम रहता तो मैटर खत्म है ना, द्विज पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए आगे। उन्होंने भी सपोर्ट किया था, इन्होंने भी किया था। ठीक है, और वो संस्कृत पढ़ने का केवल बात हुआ था, वेद पढ़ने का नहीं। हाँ, दोनों बात का मतलब अलग अलग है। ठीक है, चलिए हाँ, तो नेक्स्ट आइए, आगे लिखेंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में आर्य समाज की महत्वपूर्ण भूमिका रही। शिक्षा के क्षेत्र में आर्य समाज की महत्वपूर्ण भूमिका रही। है ना, एजुकेशनल फील्ड में भी इनका इंपॉर्टेंट रोल रहा था आर्य समाज का। लिखेंगे कि दयानंद सरस्वती के मृत्यु के पश्चात, दयानंद सरस्वती के मृत्यु के पश्चात शिक्षा को, शिक्षा को अंग्रेजी अथवा हिंदी में देने, शिक्षा को अंग्रेजी अथवा हिंदी में देने को लेकर मतभेद हो गया। है ना, मतलब ये डिस्प्यूट हो गया कि एजुकेशन किस भाषा में दिया जाए, हिंदी में दिया जाए या इंग्लिश में दिया जाए, इनके डेथ के बाद। है ना, इनके डेथ के बाद, दयानंद सरस्वती के डेथ के बाद। ठीक है, नेक्स्ट आगे लिखेंगे कि लाला हंसराज, नोट करके लिखेंगे, लाला हंसराज जो कि अंग्रेजी शिक्षा के समर्थक थे, लाला हंसराज जो कि अंग्रेजी शिक्षा के समर्थक थे, ने 1886 में, ने 1886 में लाहौर में, 1886 में लाहौर में दयानंद इंग्लो वैदिक स्कूल की स्थापना की, डीएवी, दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल की स्थापना की। लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल की स्थापना की। किसने की? लाला हंसराज ने। तो ये इंग्लिश मीडियम था, है ना। हाँ, डीएवी जो है वही। ठीक है, तो लाला हरदयाल ने, हरदयाल हंसराज, है ना, लाला हंसराज ने, ठीक है, इन्होंने क्या किया था, तो इन्होंने इंग्लिश में, है ना, इंग्लिश के अंदर में इन्होंने क्या किया था, इसको स्थापित करने का बात किया था कि हम क्या करेंगे, इंग्लिश में देंगे। और एक और व्यक्ति थे यहीं पर जिन्होंने हिंदी में देने की बात की। ठीक है, तो लिखेंगे, हाँ नोट करके ही, अगला नोट करके लिखेंगे कि हरिद्वार के कांगड़ी में, हरिद्वार के कांगड़ी में, हरिद्वार के कांगड़ी में स्वामी श्रद्धानंद ने, स्वामी श्रद्धानंद ने गुरुकुल विद्यालय की स्थापना की। स्वामी श्रद्धानंद ने
गुरुकुल विद्यालय की नींव रखी या स्थापना की? है ना? तो गुरुकुल किसके लिए हो गया? हिंदी भाषा के लिए, है ना, हिंदी भाषा के लिए गुरुकुल, और इंग्लिश के लिए डीएवी। ठीक है, तो गुरुकुल हो गया जिसमें कि भारतीय परंपरा के हिसाब से प्राच्य पद्धति पर हिंदी माध्यम में शिक्षा दी जाएगी। ठीक है, जो कांगड़ी में स्थापित हुआ गुरुकुल विद्यालय श्रद्धानंद के नेतृत्व में, और लाला हंसराज ने लाहौर में स्थापित किया डीएवी, जो कि इंग्लिश मीडियम के लिए था, जिसमें इंडियन और वेस्टर्न दोनों कल्चर को मिक्स करके पढ़ाया जाना था। ठीक है, तो वो यहां पर हुआ, है ना। तो गुरुकुल का एक मूवी आया था, आप लोगों ने देखा होगा, कौन सा था? मोहब्बतें, हाँ। हाँ, हाँ, शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय, है ना। तो देखते हैं ना कि कैसा कितना स्ट्रिक्ट नियम रहता है गुरुकुल का। आई आदमी, पगला आदमी, सब नियम तोड़वा देता है। हाँ, ये सब तहस नहस करवा देता। अंतिम में बेचारा अंतभूषण कहता है कि जो तू ही संभाल, हम जाते हैं यहाँ से छोड़ छाड़ के, है ना। जब तुम यहाँ का कायदे नहीं बचने देगा, यहाँ का नियम नहीं रहने देगा, जो नियम है, जो परंपरा है वो नहीं बचने देगा, तो भाई करो। और कसमें खेले था कि सब नियम तोड़वा देंगे, है ना। हाँ, तो सब धीरे धीरे बिगाड़ दिया सबको, सारा स्टूडेंट सबके अंदर का डर भय खत्म कर दिया, है ना। और डर भय खत्म करके उसको बना दिया इंग्लिश मीडियम स्कूल, है ना। सब इंग्लिश मीडियम में ना होता है जी। हिंदी मीडियम में तो परंपरा को बहुत जीवंत रखना पड़ता है ना। लेकिन इंग्लिश मीडियम में आधुनिकता के नाम पर, है ना, मॉडर्निटी के नाम पर ये सब चीज को अलाउ कर दिया जाता है ना, है ना। तो वो मतलब परंपराएं जो होती हैं वो उतना ज्यादा प्रोटेक्ट नहीं की जाती हैं, है ना। हाँ, लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं सोचना कि इंग्लिश मीडियम गड़बड़ है ना। गड़बड़ नहीं है, लेकिन ये जो कल्चर जो अपना है, करना कि जब इंडिया में एजुकेशन पॉलिसी एग्जीक्यूट हो रहा था, तो शिक्षा परिषद का अध्यक्ष था लॉर्ड मेकाले। तो मेकाले ने 1836 में एक लेटर लिखा था अपने माँ के नाम, यहां से इंडिया में रहते हुए अपने माँ को एक लेटर लिखा था। लेटर में उसने लिखा कि मैं जिस तरह की शिक्षा पद्धति भारत में लागू कर रहा हूं, इससे संभव है कि भविष्य में भारतीय स्वतंत्र हो जाएंगे, क्योंकि अधिकार को जानने लगेंगे, समझने लगेंगे, तो स्वतंत्र हो जाएंगे। लेकिन मानसिक तौर पर भारत सदियों तक गुलाम रहेगा, मेंटली स्लेवनेस भारत हमेशा रहेगा। और आप देखिए, हम भले ही 47 में प्रत्यक्ष तौर पे अंग्रेज भारत छोड़ के चले गए, लेकिन उनकी अंग्रेजियत भारत छोड़ के नहीं गई। उनकी अंग्रेजियत हमारे देश पे हावी रह गई उसी टाइम से, है ना। इसीलिए आप देखेंगे कि देश के अनडेवलप्ड रहने में, देश के अविकसित रहने में एक सबसे बड़ा कारण भाषा है। क्योंकि आप यूरोप, जो कि जहां पे इंग्लिश खूब चलती है, वहां के भी देशों को देखेंगे तो उनके यहाँ पठन पाठन का जो माध्यम है वो उनकी अपनी भाषा है। उनके स्कूलों में, अब फ्रांस में आप जाएंगे, उसके बुक्स को देखेंगे तो इंग्लिश में कोई बुक आपको नहीं मिलेगा, फ्रेंच में मिलेगा। रसिया में कोई बुक इंग्लिश में नहीं मिलेगा, रसियन में मिलेगा, है ना। तो हाँ, इंग्लैंड में मिलेगा आपको इंग्लिश में, क्योंकि उनकी इंग्लिश उनकी भाषा है। स्पेन में जाइएगा तो स्पेनिश में मिलेगा, यूरोप का ही देश है। तो आप देखेंगे कि सब जगह पर उनकी अपनी भाषा, उसी भाषा में पठन पाठन का काम होता है। इवन हमारा एशिया में हमारा पड़ोसी चाइना, ये इतना ताकतवर पावरफुल क्यों है? क्योंकि इसका जो लैंग्वेज है पढ़ाई का, वो इसकी चाइनीज भाषा है। उसके ऑफिसर रैंक के जो अधिकारी है ना, उनको भी इंग्लिश नहीं आती है। उनके यहाँ तो स्थिति बहुत खराब है इंग्लिश को लेकर के, लेकिन यही उनका ताकत है, यही उनका पावर है। हमारे यहाँ जब उनके डिफेंस स्टाफ जब मीटिंग करते हैं, तो हमारे ऑफिसर्स तो इंग्लिश बोलते हैं, और वो सब उसका ट्रांसलेटर कान में लगा के बैठता है, इंग्लिश को चाइनीज में ट्रांसलेट करता है, और तब समझता है कि क्या कहा गया, है ना। और वो चाइनीजे बोलता है, तो हम लोग को दिक्कत होता है, तो हम लोग चाइनीज को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं और तब सुनते हैं। तो किसी भी देश का विकास उसके अपने मूल भाषा में ही होने की संभावना रहती है। इसलिए जितने डेवलप्ड नेशन हैं,
सबका पढ़ाई लिखाई का काम अपना मूल भाषा में होता है। भारत वर्ल्ड का एकमात्र ऐसा कंट्री है जिसके यहाँ पढ़ाई लिखाई का कोई भाषा ही नहीं है, कि जो इंग्लिश में पढ़ रहा है, कोई हिंदी में पढ़ रहा है, कोई अपने क्षेत्रीय भाषा में पढ़ रहा है। मतलब एक आइडियोलॉजिकल लैंग्वेज नहीं है, और इसी वजह से स्टूडेंट में बहुत गैप दिखता है। गांव का विद्यार्थी शहर आता है, वो कहता है उसको इंग्लिश नहीं आती। शहर का विद्यार्थी कहता है कि हमको हिंदी नहीं आती, हमको स्कूल में कोई हिंदी नहीं पढ़ाया। गांव वाला कहता है कि हमको स्कूल में कोई इंग्लिश नहीं पढ़ाया। अब इस चक्कर में पूरा स्टडी जो है उनका बर्बाद होकर रह जाता है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि यदि आप इंग्लिश को ही रखना चाहते हैं तो इंग्लिश को ही डिक्लेयर कर दीजिए। आप पूरा गांव से लेकर के शहर तक इंग्लिश कंपलसरी कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हिंदी चाहिए तो आप हिंदी को कंपलसरी कर दीजिए सब जगह। इंग्लिश को आप ऐच्छिक विषय के तौर पर रखिए, जिसको पढ़ना होगा पढ़ेगा। लेकिन ये सरकार नहीं कर पाती है, और माने विश्व का अलौकिक पारलौकिक देश है भारत, कि आज तक इसका कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है। हमारे पास कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है। विवाद हो जाता है, झगड़ा हो जाता है। जब हिंदी की बात होती है तो साउथ इंडिया वाले कहते हैं कि आप इंग्लिश को कर दीजिए, अगर तमिल तेलुगु कन्नड़ को नहीं कर पाएंगे तो इंग्लिश कर दीजिए। लेकिन दिक्कत यह है कि हिंदी को राष्ट्रीय भाषा के तौर पे स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन तमिल में, तेलुगु में, कन्नड़ में मूवी बना करके हिंदी में डब करके करोड़ों कमाएंगे, अरबों कमाएंगे, लेकिन हिंदी को स्वीकार नहीं करेंगे। ये पता नहीं कौन सी मजबूरी है उनकी, या कौन सा दिक्कत है ना। आपको पता है कि इंडिया में हिंदी के व्यूअर्स ज्यादा हैं, हिंदी के लिसनर ज्यादा हैं, हिंदी को अंडरस्टैंड करने वाले लोग ज्यादा हैं, हिंदी का मार्केट ज्यादा है। तो फिर हिंदी को नेशनल लैंग्वेज का दर्जा देने में दिक्कत क्या है? देने दीजिए दर्जा, लेकिन नहीं देने देते हैं। और इस चक्कर में कोई उसी मजबूत सरकार भी नहीं बन पाती है ना, जो इस चैलेंज को खत्म करने का हिम्मत दिखा पाए, है ना। अभी बने तो हैं 56 इंच वाले, लेकिन इनको भी हिम्मत नहीं होता है कि थोड़ा 58 इंच का करके आप भाषा का प्रॉब्लम थोड़ा सॉल्व कर दे, है ना, भाषा का प्रॉब्लम को थोड़ा ठीक कर दे। तो ये भी नहीं कर पा रहे हैं। तो ये भाषा का प्रॉब्लम जब तक रहेगा तब तक एजुकेशन में दिक्कत रहेगा, और जब तक एजुकेशन में दिक्कत रहेगा तब तक देश के विकास में दिक्कत होता रहेगा, है ना। हाँ बिल्कुल। हर हर हम्म हाँ बिल्कुल, लोगों को दिक्कत होती है। अब बहुत से ग्रामीण पृष्ठभूमि के जो लोग हैं, वो तो बैंक इसलिए नहीं जाते हैं कि बैंक में उनको हिंदी बुझी भी नहीं करता है, हिंदी हो भी नहीं है, अंग्रेजी बुझी भी नहीं करता है। तो सोचते हैं कि बैंक जाने से अच्छा है कि बगल के जाके महाजन साहूकार से रुपया ले ले, लोन ले ले, है ना। अब कोई कागज आएगा लोन का तो सब इंग्लिश में लिखल है, अब वो आदमी को बुझे भी नहीं करेगा तो कहाँ से उसको करेगा, है ना। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करे, है ना। इस सब मुद्दा पर कोनो बातें नहीं करता है। देखिए ना, चुनाव चल रहा है, सब मुद्दा कोई उठेबो करता है? कोई मुद्दा भी है? कुछ नहीं। हाँ अभी तो, हाँ अभी अलग अलग मुद्दा सब लोग अपना लेकर के चल रहा है। खैर, तो यहाँ पर भी देखिए अभ्यास से कहीं भी प्रॉब्लम था तो लाला हंसराज अपना इंग्लिश मीडियम खोल दिए, आज श्रद्धानंद अपना हिंदी मीडियम खोल दिए। अब श्रोता के लिए है भाई, आप जाइए, दोनों आप में पढ़ना है तो नाम पढ़िए, आप हिंदी मीडियम पढ़ना है तो गुरुकुल में जाइए, इंग्लिश मीडियम पढ़ना है तो आप डीएवी में जाइए। देखिए, इंग्लिश पढ़ने से किसी को भी परहेज नहीं करना चाहिए। पहला बात, इंग्लिश की जानकारी रखना जरूरी है, क्योंकि एक प्रकार का ग्लोबल लैंग्वेज है ना। तो सबको पढ़ना चाहिए, प्रयास करने में नहीं, हिंदी से अछूत का व्यवहार नहीं होना चाहिए कि नहीं हम क्यों इंग्लिश पढ़े, है ना। इंग्लिश पढ़ना सबको चाहिए, इंग्लिश पे अंडरस्टैंडिंग सबको रखनी चाहिए, लेकिन भाषा के मान्यता के तौर पे हिंदी को रखना चाहिए, है ना। इंग्लिश पढ़ना नहीं छोड़ना है कि हम इंग्लिश पढ़बे नहीं करेंगे, हम तो हिंदी मीडियम के हैं, ये कोई बात नहीं हुआ। इंग्लिश पढ़ना, इंग्लिश का जानकारी रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप कहीं भी दूसरी जगह जाएंगे अगर अदर कंट्रीज में, तो वहां पर आपको तुरंत नौकरी मिल जाएगी अगर आपको इंग्लिश आती है तो, क्योंकि इंटरनेशनल लैंग्वेज इंग्लिश, है ना। तो आपको इंग्लिश तो जानना समझना चाहिए, लेकिन सरकार को चाहिए कि पढ़ाई लिखाई के स्तर पे आप जो एक ऐसी भाषा को रखे जो भाषा से सारे लोग अवेयर हैं, है ना, जिस भाषा से सब लोग सहूलियत समझते हैं। गांधी जी का भी वर्धा योजना, शिक्षा का जो वर्धा योजना आया था, उस वर्धा योजना में गांधी जी ने भी क्या किया था, तो उसमें भी गांधी जी ने कहा था कि भाई शिक्षा का माध्यम जो होना चाहिए वो मातृभाषा होना चाहिए, मदर टंग होना चाहिए, क्योंकि मदर टंग में ही व्यक्ति में रचनात्मकता आती है ना। आदमी कुछ कंस्ट्रक्टिव सोच सकता है,
कुछ कंस्ट्रक्टिव कर सकता है अपने मदर टंग में, है ना। दूसरा, फॉरेन लैंग्वेज में आप कंस्ट्रक्टिव सोच ही नहीं सकते हैं, है ना, आप कुछ नया नहीं सोच पाएंगे। आप देखिए, आप एक हिंदी का एक बुक पढ़िए और आप एक इंग्लिश का बुक पढ़िए, दोनों बुक पढ़ने के बाद उसको बंद करिए और आपसे पूछा जाए कि आप उसको उस पर 2-3 क्वेश्चन लिख करके दिखाइए, तो आप हिंदी वाले में आप फिर दोबारा नहीं उल्टेंगे उसको। कहानी पढ़ लिए है, बात समझ में आ गई है, आप आराम से अपने मन से बात बना करके आंसर लिख दीजिएगा। इंग्लिश वाला में आप रटने का कोशिश करिएगा, आप खोलिएगा, लाइन उठाइएगा, लाइन को रटिएगा और रट करके तब लिखने का कोशिश करिएगा, है ना। तो हम लोग का जनरली क्या होता है, हम लोग पहले सोचते हैं हिंदी में, फिर ब्रेन में ही इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट करते हैं, आज ट्रांसलेट करके तब लिखते हैं। इंग्लिश मीडियम का क्या मतलब हुआ कि सोचिए भी फिर इंग्लिश में, आपका थिंकिंग भी इंग्लिश में होना चाहिए और आपका रिटन भी इंग्लिश में होना चाहिए। ये नहीं कि सोचेंगे पहले हिंदी में और लिखेंगे तब जाके इंग्लिश में। तो जिसमें सोच रहे उसी में लिख दीजिए, क्योंकि जिसमें सोच रहे हैं उसमें मौलिकता ज्यादा है, उसमें प्योरिटी है, शुद्धता है, आपके अंदर का विचार निकल के आ रहा है। इंग्लिश में आप लिख रहे हैं तो इसका आप मॉडिफाई कर रहे हैं फिर, है ना, आप उसको ट्रांसलेट कर रहे हैं। तो ये हमारे स्तर की समस्या नहीं, सरकार के स्तर की समस्या है कि सरकार इसको ठीक करने का काम नहीं कर रही है और इसका सबसे ज्यादा भुगतान विद्यार्थियों को करना पड़ता है। एज ए स्टूडेंट इसका सबसे अधिक भुगतान करना पड़ता है, सरकार नहीं करता। हाँ बिल्कुल, हिंदी तो हो ही नहीं पाता है जी, इंग्लिश तो भले बोल ले कोई, हिंदी मुश्किल है। हिंदी का प्रोनाउंसिएशन करने में शुद्ध हालत खराब हो जाएगा, है ना। हिंदी का जो वर्ड सब है ना, सर में दर्द हो जाएगा हिंदी का वर्ड वे सुन के, है कि नहीं। इंग्लिश में कॉमन वर्ड यूज होता है ना। हिंदी के जो वर्ड्स होते हैं वो जबरदस्त वर्ड्स होते हैं, है ना। और अल्फाबेट भी हिंदी के ज्यादा है, इंग्लिश के लिमिटेड अल्फाबेट है, 26 ही है, 26 में पूरा मैटर खत्म है ना। यहाँ के तो अल्फाबेट भी आपको ज्यादा हो जाते हैं, है ना। तो इसलिए यहाँ पर जो है सो ज्यादा जटिलता है। लेकिन यहाँ पर लोग को दिक्कत दिखता क्यों नहीं है, यहाँ पर लोगों का दिक्कत है, लेकिन कोई नहीं कहेगा कि हमको हिंदी में दिक्कत है, कोई कहेगा नहीं, कहेगा क्यों, क्योंकि हिंदी उसकी भाषा है, वो टूटा फूटा उड़ेब सुरेब कुछ लिखिए देगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब वही जैसे ही इंग्लिश का बात है कहेगा कि सर हमारा इंग्लिश नहीं आता है, क्यों, इंग्लिश उसका भाषा नहीं है, तो भाषा नहीं तो टूटो फूटा लिखने में उसका हालत खराब हो जाएगा। हिंदी कोई दिक्कत नहीं है ना, गरीब लिखना है लिख देगा गरीब को हर्षिकार से, लेकिन पढ़ देगा गरीबे लिखल है कि नहीं, पढ़ तो देगा ना कि गरीबी लिखा हुआ है ना। अब वह कह दीजिए लिखो पुअर, अपीयर से ले वर्ड मीनिंग का होगा भाई पुअर का, है कि नहीं, सोचना पड़ेगा। लेकिन हिंदी में कुछ ना कुछ तो लिख ही देगा। तो यही तो मौलिकता है। मौलिकता का मतलब ये है कि आपके अंदर से विचार निकल जाए और निकल करके आ जाए पेज पर, है ना। इंग्लिश में क्या होगा, आप पहले सोचिएगा या फिर उस लाइन को पूरा याद करके जाइएगा और याद करके छाप दीजिएगा या ट्रांसलेट करिएगा। तो ये इशू है, लेकिन इसको अभी तक आजादी के इतने दिन के बाद भी सरकार इसको ठीक नहीं कर पाई है और इसी वजह से एजुकेशन में तमाम तरह का दिक्कत दिखता है और गांव और शहर के विद्यार्थियों में एक अंतर दिखता है ना। गांव का विद्यार्थी केवल इंग्लिश नहीं आने के वजह से वो अपने आप को इंफीरियर फील करता है, शहर वाला को इंग्लिश खाली आ जाता है तो अपने आप को सुपीरियर फील करता है ना, कि हम तो सुपीरियर हैं, सामने वाला इंफीरियर है। जबकि भाषा से योग्यता का कोई लेना देना नहीं होता है। भाषा तो संप्रेषण का माध्यम है ना, भाषा संप्रेषण का माध्यम है, कम्युनिकेशन का एक माध्यम है, मीडियम है, मोड है ना। अगर आपको जानकारी है तो आप अरबी में बोल दीजिए, आपको जानकारी नहीं है तो आपको हिंदी में बोलने में 3 दिन लग जाएगा। तो मेन तो नॉलेज का बात है ना, नॉलेज होगा तो आपको जो भाषा आती होगी उस भाषा में आप उसका संप्रेषण कर दीजिएगा, आप उसको दिखा दीजिएगा। और अगर आपको आता ही नहीं होगा तो भले आप इंग्लिश खूब जानते हैं तो 2-4 को वर्ड में मैटर खत्म हो जाएगा, हाउ आर यू, फाइन, है ना। आजकल चलाता है ना सब्जी, आजकल कोचिंग का नाम रखता है सब पर्सनालिटी डेवलपमेंट, है ना, कहता है कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट कराएंगे। अब पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्या करता है, इंग्लिश बोलना सिखाता है। क्या हम इंग्लिश बोलना सिखाते हैं, उसमें भी ग्रामर का कोई ठीक ठिकाना नहीं कि ग्रामर कहाँ गया, है ना, खाली कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन में 2-4 को बढ़िया बढ़िया वर्ड बता देगा और कहेगा इसी को याद कर लो और इसी को जीवन भर यूज करते रहो, है ना, यस नो वेरी गुड जैसा, है ना, कि अपना करते रहो। मौलिकता ना जुड़ी है जी, मौलिकता जुड़ी है, मौलिकता को ठीक करे तो अब जाके ठीक हो सकता है, लेकिन उस पर काम नहीं होता है। तो यहाँ पर भी आप मतलब आप सोचिए कि आजादी से पहले से डिस्प्यूट चल रहा है ना। जब 1935 के
भारत शासन अधिनियम के बाद 37 में जब चुनाव हुआ था, तो मद्रास के अंदर में शिक्षा मंत्री बने थे सी राजगोपालाचारी। 37 में, 1937 का बात है। तो सी राजगोपालाचारी एकमात्र दक्षिण भारत के नेता जो चाहते थे कि हिंदी को एक मानक स्थान दे दिया जाए। और उस समय जब उन्होंने ये बात की थी तो दक्षिण भारत से उस समय भी विरोध हुआ था, उनकी बातों को उस समय विरोध किया गया था। तो ये विवाद बहुत प्राचीन विवाद है, बहुत एंशिएंट डिबेट है ये, लेकिन इसको अभी तक इसका सॉल्यूशन नहीं किया गया है। और ये सॉल्यूशन बहुत तरह का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है ना, खास करके विद्यार्थी के स्तर पे की और उसकी मौलिकता के स्तर पे। लेकिन अभी तक कोई भी गवर्नमेंट इसको ठीक करने का प्रयास उस तरह से नहीं करती है। खैर, तो यहीं पर ये सब चीज होता है। नोट करके एक बात और लिख लेंगे, नोट करके एक बात और लिखेंगे कि वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो, बैक टू वेदास, वेदों की ओर लौटो का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट आगे लिखेंगे कि वैलेंटाइन वैलेंटाइन चिरोल ने, वैलेंटाइन चिरोल ने, वैलेंटाइन के नाम से आप लोग भाई चिरोल, हाँ, वैलेंटाइन चिरोल ने आर्य समाज को, वैलेंटाइन चिरोल ने आर्य समाज को संस्था के रूप में, संस्था के रूप में भारतीय अशांति का जनक कहा था। संस्था के रूप में भारतीय अशांति का जनक कहा था। भारतीय अशांति का जनक, फादर ऑफ अनरेस्ट इंडिया, फादर ऑफ अनरेस्ट इंडिया एज अ इंस्टीट्यूशन, एज अ इंस्टीट्यूशन आर्य समाज, सेड बाय वैलेंटाइन चिरोल, सेड बाय वैलेंटाइन चिरोल। ठीक है, अब देखिए यहां पर एक चीज और ध्यान रखेंगे कि संस्था के तौर पर इसने आर्य समाज को कहा था, आप व्यक्ति के तौर पर बाल गंगाधर तिलक को कहा था। ये पूछ रहे हैं कि व्यक्ति के तौर पर किसको कहा था, तो व्यक्ति के तौर पर बाल गंगाधर तिलक को कहा था। तो वहीं पर नोट लिख लेंगे कि एज अ पर्सन फादर ऑफ अनरेस्ट इंडिया बाल गंगाधर तिलक, सेड बाय वैलेंटाइन चिरोल। ठीक है, वैलेंटाइन चिरोल ने व्यक्तिगत तौर पर भारतीय अशांति का जनक बाल गंगाधर तिलक को कहा था। व्यक्ति के तौर पे बाल गंगाधर तिलक को कहा था। ठीक है, किसने कहा था, वैलेंटाइन चिरोल ने। तो वैलेंटाइन मनाते होंगे आप लोग भी, मनाते हैं जी, हैं नहीं मनाते, खाली अगवे सबको आ रहा है जी पिछुआ, है मनाता होगा नहीं, अब आप लोग का ही मनाइएगा, छोड़िए। हाँ, सब समय समय का बात है, सही बात है ना। अब आप लोग मनाइएगा भी तो ठीक नहीं लगेगा, है ना। ये मनाने का एक टाइम रहता है जब लगता है कि कर लो दुनिया मुट्ठी में, ना है ना। वो जैसे जैसे आदमी टीन में एंट्री करता है ना, टीनेजर्स में आदमी जाता है ना, 18, 19, 20, 21, 22, यहां तक तो लगता है कि पूरी दुनिया मुट्ठी में है ना। उसके बाद धीरे धीरे समझ में आता है कि जितना मुट्ठी में बंद हो रहा है वही अपना है बस, बाकी अपना ज्यादा नहीं है ना। तो उस टाइम पे होता है ना, उस टाइम पे तो सेलिब्रेट किए ही होंगे, है कि नहीं, है कॉलेज में करते थे, है
गांव में होगा तो उपाय हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ। देखिए, दूर रहने का बात नहीं है ना। देखिए, देखिए ये सब बहुत, ये सब शक्ति का चीज है, समझ रहे हैं, पावर का ना चीज है जी। अब जैसे रोड पर कोई दो आदमी घूम रहा है, दो, है ना, तो कितना आदमी ने कहते हैं यार देखिए क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, कि पीछे का सबसे बड़ा का उसका खुन्नस है कि उसके साथ कोई नहीं है। है ना, है ना। तो भाई ये मतलब आप उसको कंप्लीट रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं। अब कोई किसी को लेकर टहल रहा है, रोड पर घूम रहा है, तो उसकी भी तो कोई मेरिट है जी। कोई किसी साथ टहल लेगा? पहला तो उसके लिए तो बहुत सारा डिमांड होता है। एक तो आपका भाई इकोनॉमिक कंडीशन बढ़िया होना चाहिए, है ना, हर आदमी। हाँ। दूसरा कि देखने में ठीक ठाक होना चाहिए, पर्सनालिटी बढ़िया होना चाहिए, है कि नहीं? हाँ, नहीं ठीक है कह रहा है। अगर पैसा आपके पास ठीक ठाक है तो कोई मैटर नहीं करता है, सही बात है ये। सर्वपाप लक्ष्मी हरे, हाँ, रोज महंगा मिलता है। खैर, तो चलिए, कोई नहीं। देखिए, अब इसका मतलब ये नहीं कि यह डेवलप कर लेना है क्वालिटी सब, है ना, ये सब नहीं डेवलप करना है। अब हाँ, ये जरूर करना है। क्या हुआ जी? छोड़ ना। देखिए, दे, देखिए क्या है कि आपको जो है सो अपने आप को बस खाली काबिल बनाना है ना। अपने आप को खाली ऐसे पोजीशन पर पहुंचाना है कि आप बेहतरीन बने। क्योंकि आप जितना बेहतरीन बनेंगे, ये सब चीजें आपको बहुत छोटी लगने लगेंगी, है ना। 18, 19, 20 में लगता है कि अभी तो, है ना, जो दिख रहा है वही सब दुनिया है ना। बाद में आपको सब लाइफ समझ में आता है, लाइफ की रियलिटी समझ में आती है, वास्तविकता। और जैसे जैसे जिम्मेवारियों से सामना होता है, जैसे जैसे पिताजी उधर से लूज करते हैं, है ना, वो कहते हैं कि भैया अपना संभालो धीरे धीरे, है ना। और उसके बाद धीरे धीरे जब आपको दुनिया के बहुत सारे इंसिडेंट दिखते हैं तो आपको समझ में आता है कि रियलिटी क्या है ना। तो जैसे जैसे रियलिटी जितना जल्दी समझ में आ जाता है, उतना जल्दी चीजें जो है सो इस सब चीज से निकल जाते हैं। और ये सब तो परंपरा भी यूरोप का है, हम लोग यहाँ का परंपरा भी नहीं है। तो हम लोग को तो ये सब चीज ऐसे भी नहीं मानना चाहिए, है ना। वो सब क्या ही मानता है कि भाई साल भर में एक बार याद करना है ना। याद करना है, एक बार बताना है कि देखिए हम ही आपके लिए और आप ही हमारे लिए हैं, है ना। कैसे कि वहां कब मैटर बदल जाएगा किसका कोई नहीं जानता है। हम लोग क्या का है, हम लोग का 7 जन्म, तो हम लोग क्या मैटर बदलने का बातें नहीं है। एक बार जो मिल गया, जिसके साथ आपकी संगति हो गई, फिर अब हो गया परमानेंट, है ना। लेकिन वर्तमान समय में हम लोग को समाज को बचाने का आवश्यकता है, क्योंकि वर्तमान में लोग वेस्टर्न कल्चर से इंपैक्ट हो रहा है ना। पश्चिमी जो सभ्यता है उससे लोग प्रभावित हो रहे हैं। और ये प्रभाव कम होना चाहिए, प्रभाव ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्योंकि प्रभाव अगर ज्यादा बढ़ेगा तो हम लोग अपना विशेषता खत्म कर लेंगे, अपना विशेषता खत्म नहीं होना चाहिए। खैर, प्रोसीड। क्या लिखे हैं? हाँ, चलिए, ठीक है। तो व्यक्तिगत तौर पे किसको, संस्था के तौर पे किसको? आर्य समाज को। चलिए, क्या ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि आप देख रहे हैं इनका विचार कितना क्रांतिकारी सब है। सबसे पहले, ये बात भी अब लिख ही लीजिएगा नोट करके, कि सबसे पहले स्वराज्य शब्द का प्रयोग दयानंद सरस्वती के द्वारा ही किया गया था। स्वराज्य और स्वदेशी, है ना। स्वराज्य और स्वदेशी, माने सबसे पहले ये वर्ड जो है वो कौन यूज किया था? दयानंद सरस्वती। समाज सुधारक थे, लेकिन फिर भी स्वराज्य की बात करते थे, स्वदेशी की बात करते थे। तो ये क्या है? क्रांतिकारी ही तो है ना। ये बात जो है वो क्रांतिकारी बात ही है ना। तो इसलिए कहा था कि भाई भारत में जो ये चीजों को बढ़ावा दे रहे हैं, वो ये दे रहे हैं, रिवोल्यूशनरी मूवमेंट्स को बढ़ावा दे रहे हैं, इसके वजह से। तिलक को देखें तो तिलक तो गरम दल के नेता थे, तो उनको तो कहना बनता है ना। तिलक जो थे वो गरम दल के नेता थे। जितना इनिशियली जो क्रांतिकारी गतिविधि हुआ वो सब तिलक ही किए थे, है ना। तो इसलिए तिलक को कहा जाता है। तो तिलक को कहता है व्यक्ति के तौर पे या संस्था के तौर पे कहता है आर्य समाज। ठीक है, नेक्स्ट चलिए।
आगे आएंगे, लिखेंगे स्वामी विवेकानंद, अगला हेडिंग बनाएंगे। हाँ क्या चीज? हिंदू लूथर नहीं, मार्टिन लूथर। हाँ, इनको भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है ना? नहीं नहीं, दयानंद सरस्वती को, दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर, हिंदू लूथर नहीं, है ना, भारत का मार्टिन लूथर। ठीक है, इस साइड में लिख सकते हैं भारत का मार्टिन लूथर इनको कहा जाता है, क्योंकि मार्टिन लूथर भी सुधारक थे, सोशल रिफॉर्मर थे, इसलिए इनकी तुलना उसके साथ की जाती है। हाँ ठीक है, चलिए आइए, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद लिखेंगे, इनके बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था। ठीक है, नरेंद्र नाम का आदमी सब एकदम, अभी वो देखे भी करेगा, नरेंद्र देश के सत्ता पे काबिज है। हाँ, नरेंद्र दत्त, उनके बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था। ठीक है ना? तो विवेकानंद का बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र दत्त। ठीक है, लिखेंगे कि विवेकानंद इन्हें विवेकानंद की उपाधि खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह ने दी थी। इन्हें विवेकानंद की उपाधि किसने दी थी? तो खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह ने। ठीक है, इनके गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस था। इनके गुरु का नाम, विवेकानंद गुरु का नाम, इनके गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस था। रामकृष्ण परमहंस, जिन्होंने इन्हें स्वामी की उपाधि दी थी, तो पूरा इनको कहते हैं स्वामी विवेकानंद। हाँ, अब देखिए, जो खेतड़ी के महाराजा हैं, ये तो विवेकानंद का टाइटल दिए ही थे। ये जो प्रथम विश्व धर्म संसद में भाग लेने गए थे, उसमें जाने आने का खर्चा भी यही दिए थे, खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह यही भेजे थे और यही सारा पैसा दिए थे। तो लिखेंगे कि प्रथम विश्व धर्म संसद, प्रथम विश्व धर्म संसद में भाग लेने के लिए, प्रथम विश्व धर्म संसद में भाग लेने के लिए खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह ने इन्हें आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई थी। ठीक है, आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई थी। तो ये दो धर्म संसद में भाग लिए थे, एक 1893 में शिकागो में, दो धर्म संसद में भाग लिए थे, 1893 शिकागो जो अमेरिका में पड़ता है, यूएसए, और 1900 में पेरिस, है ना, पेरिस धर्म संसद जो कि फ्रांस में पड़ता है ना, फ्रांस की राजधानी है पेरिस, आईफिल टावर। जी, यहां भी गए थे, तभी ना लिख रहे हैं, तो क्या लिखते हैं, है ना। हाँ, पहला यूएसए में, हाँ वही में शिकागो है, और दूसरा हुआ था पेरिस में, फ्रांस में।
ठीक है, तो दोनों जगह गए थे। पहला जब शिकागो में गए थे विवेकानंद, तो अपना धोती कुर्ता में गए थे, धोती पहन गए थे, माथा पे पगड़ी बांधे हुए थे। तो सब देखा, सब यूरोप वाला सब तो पागल हो गया देखते, मैंने दिमागी संतुलन खो दिया। देखा कि भाई ये आदमी ई सब यहाँ कोट पैंट टाई वाई लगा के आइल है, ये एगो भारत से आदमी आइल है भगवा वस्त्र धारण कैले, मुरेठा बदले, ई का करेगा, ई का बोलेगा। सब ये सोचा था कि क्या बोलेगा। जब इनका नंबर आया, जब बोलने गए, शून्य से बोलना शुरू किया, अब पूरा का पूरा वर्ल्ड जो है वो स्तब्ध हो गया विवेकानंद के भाषण से। और सबसे ज्यादा वहां पे कमेंट इनके कपड़ों को लेकर के किया गया था। तो यानी बात इसी बात से स्टार्ट की कि तुम्हारे देश में व्यक्ति का मूल्यांकन कपड़ों से होता है, लेकिन मैं जिस संस्कृति को प्रतिनिधित्व कर रहे आया हूं यहां, वहां व्यक्ति का मूल्यांकन उसके चरित्र से होता है। तो हम लोग अपने चरित्र पर ध्यान देते हैं, कपड़ों पे नहीं। और तुम अपने कपड़ों पर ध्यान देते हो, चरित्र पर नहीं। इसीलिए उनके यहाँ वैलेंटाइन मनाया जाता है, समझ में आया बात। इसीलिए उनके यहाँ फादर्स डे मनाया जाता है, इसीलिए उनके यहाँ मदर्स डे मनाया जाता है, इसीलिए उनके यहाँ ब्रदर्स डे बताना पड़ता है कि तुम्हारे भाई है। हम लोग यहाँ बताने का जरूरत नहीं है। रोड पर चलने की स्थिति देखकर लोग बता देगा कि भाई बहन चल रहा है। गाड़ी पर बैठने की स्थिति से लोग बता देगा कि बहन बैठी हुई है गाड़ी पर। ये हमारा देश है, ये हमारी संस्कृति है, ये हमारा कल्चर है, और गर्व है हमारे इस कल्चर पर। किस तरह की संस्कृति है हमारी। लेकिन कुछ लोग इस संस्कृति को खत्म करना चाहते हैं और आधुनिकता के नाम पर, मॉडर्निटी के नाम पर इसको सब खत्म करने का प्रयास करता है ना। अब हमारे देश में भी क्या, लोग कपड़े में आधुनिकता खोज रहा है, लेकिन विवेकानंद ने क्या समझाया कि आधुनिकता कपड़ों में नहीं, आधुनिकता दिमाग में होनी चाहिए। आधुनिकता यहां होना चाहिए, है ना। यहाँ पहन लेगा सब फटल फटल कपड़ा, अब कहेगा कि हम आधुनिक हैं, तो जिसका कपड़ा फटा उसका दिमाग फटा है कि नहीं। अब जिसका दिमाग ठीक रहेगा वो फटल कपड़ा पहनेगा जी, है। कोई कहता है इट्स माई राइट टू लिबर्टी, इट्स माई फंडामेंटल राइट, हाउ क्लोथ्स वेयरिंग मी। अरे पगला, हाउ क्लोथ्स वेयरिंग है। अरे समाज कुछ है कि नहीं है, समाज है कि नहीं है कुछ जी, सोसाइटी है कि नहीं कुछ। आपको समाज को तो देखना पड़ेगा ना, हम यूरोप थोड़ी हैं। हमारे यहाँ बताया गया है कि भाई कि किस प्रकार से कैसे कहां पे कैसा बिहेव किया जाता है ना। हम लोगों ने देखा है कि हमारी माँ जब अपने मायके में रहती थी तो कैसे रहती थी, जब ससुराल में रहती थी तो कैसे रहती थी, पति के सामने यानी कि पिता के सामने कैसे रही, है ना, दादाजी के सामने कैसे रही। यह तो संस्कार है हमारे देश का, जो वर्ल्ड में आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगा, है ना। वर्ल्ड में सब समझा देता है कि पैरवा अटने लगे ना तो दोस्त हो जाता है, पैर वाला सेम चप्पल पहन ले। ये सब क्या है, ये सब गलत चीज जो पश्चिम से आया है। अब वही आधुनिकता के नाम पर लोग समझाता है कि पिता और पुत्र को मित्र हो जाना चाहिए जब चप्पल एक में अटने लगे तो, है ना। एक बनने तो ये कोई बात हुआ, पिता पिता है, पुत्र पुत्र है, वो हमारी परंपरा है। लेकिन ये सब क्या है, इस सब चीज को जो है सो गलत तरीके से सब जो है सो समझा देता है। अब पठन पाठन में, स्कूल में, कॉलेज में कोई ऐसा सिलेबस नहीं है जहां पर विद्यार्थियों को इथिक्स सिखलाया जाए, नैतिकता बताया जाए। और अब तो और स्थिति खराब हो गया। आप लोग को याद होगा जब हम लोग स्कूल में थे मैट्रिकुलेशन में, तो सिलेबस के साथ एगो रामायण का किताबों मिलता था कि रामायण पढ़िए, है ना, मोरल साइंस पढ़ाया जाता था, है ना, छठा में पढ़ता। तो मतलब, लेकिन देखिए ये मैं जिसको बता रहा हूँ, मैंने जो किताब पढ़ी रामायण की, वो मुझे नहीं मिली थी, मेरे घर में जो बड़े लोग पढ़े थे, भैया भैया, वो लोग को मिला था। तो घर में रहता था वो किताब, सब आदमी पढ़ता था। तो मतलब मुझे लगता है कि हम लोग भी जो मैट्रिक किए हैं तब तक नहीं मिला था, तब नहीं था रामायण वामायण नहीं था सिलेबस में, सब हटा हटा ये काम खत्म कर दिया था सब, है ना, नहीं दिया था किताब उताब सब कुछ भी, ठीक है। तो लेकिन पहले एक टाइम पर रहता था, है ना, पहले एक टाइम पर रहता था, सिलेबस में ये चीज रहता था। तो क्या होता था, लोग को मोरल एजुकेशन मिलता था। अब क्या है कि मोरल एजुकेशन मिल ही नहीं रहा है, खाली किताबी ज्ञान। और इसके वजह से ही जो मेन थीम है, जो आपका कल्चर है, जो आपकी आइडेंटिटी है, वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। और पश्चिमी सभ्यता जो है, वेस्टर्न चीजें जो है वो आपके दिमाग पे हावी हो रही हैं।
आजकल इसको सबसे ज्यादा हावी करवाने में इंपॉर्टेंट रोल का निभा रहा है आपका मोबाइल फोन, है ना। ये और ज्यादा आपको मैंने पीछे से ढकेलता है कि आप जाइए इन चीजों में, आप करिए इन चीजों को, है ना। और सब चीज के बाद एक आजकल नया प्लेटफॉर्म डेवलप हो गया, ओटीटी प्लेटफॉर्म, है ना। ओटीटी प्लेटफॉर्म तो नेटफ्लिक्स, ये सब चीजें जो आ गई हैं, तो लोग यूज तो कर रहे धड़ल्ले से। लेकिन आप देखिए कि जो मूवी जाती है उसके लिए एक सेंसर बोर्ड होता है। जब कोई मूवी हो जाती है जो रिलीज होने वाली होती है, तो सेंसर बोर्ड उसकी सेंसरिंग करता है, पहले सेंसर बोर्ड चला के देखता है मूवी को, और मूवी को देखता है कि किस आयु वर्ग के लोग इस मूवी को देख सकते हैं, ऐसा उसको सर्टिफिकेट मिलता है। और सर्टिफिकेट मिलने के बाद मूवी रिलीज होती है ना। तो ये मूवी की प्रक्रिया है। लेकिन ओटीटी आज तक अभी भी सेंसर बोर्ड उसको सेंसरिंग नहीं करता है। इसलिए ओटीटी पे तमाम असामाजिक चीज, गाली गलौज, गलत चीज, वो सब ओटीटी पे आ रहा है और उसका कोई सेंसरिंग नहीं है। और ओटीटी कौन देख रहा है? जो जो लोग मोबाइल यूज कर रहा है, सब लोग, है ना। तो अब आप देखिए कि उसके वजह से उस ओटीटी के जो कंटेंट हैं वो इतने खराब कंटेंट हैं, वो इतना गलत कंटेंट है कि उसको देख करके लोग सेल्फ मोटिवेट होता है और उससे उसको फिर लगता है कि हम जो गलत भी कर रहे हैं ना वो हम सही कर रहे हैं। मतलब कि गलत चीज को सही तरीके से परोसा जा रहा है और उसको उतनी समझदारी दिमाग में नहीं है कि बाइफरकेट करके लोग ये समझ पाए कि क्या सही और क्या गलत है। इसीलिए तमाम तरह के अलग अलग तरीके के क्राइम और अलग अलग तरह के अपराध समाज में हो रहे हैं, जो कि सुनने और देखने के बाद आपको विश्वास नहीं होता है कि इस तरह का भी अपराध हो सकता है क्या। और इसके अगर जड़ में आप जाएंगे तो जड़ में वर्तमान में पिछले लगभग 5-6 साल से ओटीटी है ना, जिस ओटीटी में ये सब कंटेंट दिखा। आज आप देखिए कहीं चौक चढ़ाए पर 2-4 गो लड़का बात करते हुए आपको मिल जाए, उसके 2 गो बात बोलेगा, 4 तो उसमें 10 गो गाली रहेगा। गाली माने बन गया क्या चीज? ये बन गया सिंबल ऑफ स्टाइल, है ना, कि आप स्टाइल हैं, आप कूल हैं। एगो तो ये पगला एगो इसे और इसे बहुत कूल है, मारना चाहिए इस आदमी को। ये कौन चीज कूलनेस है जी? अपना संस्कृति सभ्यता को तुम गाली दे रहे हो, कह रहे हो कूल है। चाय पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, मिसबिहेव कर रहा है सड़क पे, कूल है। बात करने का तरीका नहीं जानता है, गलत तरीके से दुर्व्यवहार कर रहा है किसी के साथ, लोग कोई नहीं, कूलनेस है। भाई की कौन सा कूलनेस है यार? तो ये तो क्या है? यही तो है कि आपको गलत चीज आपके दिमाग में डाला जा रहा है और कोई आपको बताने वाला नहीं है कि क्या सही है और क्या गलत है, कोई बताने वाला नहीं है। और हमारे सिलेबस में जो चीजें हैं, उस सिलेबस की चीजें भी ऐसी हैं कि आपको इसमें खाली किताबी कीड़ा बनाया जाता है। किताब पढ़िए बस मैटर खत्म। मतलब इंसान बनिए चाहे मत बनिए, किताब बस पढ़ लीजिए। आज शिक्षा का काम इतना नहीं है खाली किताब पढ़ ली। इसलिए आप देखेंगे कि पढ़ा लिखा आदमी सब भी ऐसा ऐसा व्यवहार कर देता है ना कभी कभी कि आपको लगता है कि जानवर है। पढ़ा लिखा आदमी क्यों? क्योंकि किताबी ज्ञान तो दिमाग में गया, लेकिन संसार का ज्ञान, नैतिकता का ज्ञान, मानवता का ज्ञान उसके दिमाग में गया ही नहीं, क्योंकि हमने सिलेबस में डाला ही नहीं। इसी वजह से आप देखिएगा कि आईएएस जो सबसे बड़ा जॉब है भारत का, उसमें अलग से 250 नंबर का एक एग्जाम होता है, इथिक्स इंटीग्रिटी। GS1, GS2, GS3, GS4। तो GS4 में अलग से एग्जाम ही होता है 250 नंबर का, जिसमें इथिक्स का होता है, जिसमें आपसे सवाल पूछा जाता है ईमानदारी क्या होता है, आपसे सवाल पूछा जाता है कि चरित्र क्या है, चरित्र कैसा होना चाहिए, खुशी क्या है, खुशी व्यक्तिनिष्ठ है या वस्तुनिष्ठ है, इंडिविजुअल है या कलेक्टिविटी के साथ है। ये सब आपसे पूछा जा रहा है। कहा जा रहा है, आयोग कह रहा है कि इसको पढ़ के आओ। इसका मतलब क्या हुआ कि हम किताब तो पढ़े लेकिन ये सब नहीं पढ़ पाए, ये सब आज तक नहीं समझ पाए। इसलिए मिनिमम क्वालिफिकेशन जो एग्जाम देने का वो है ग्रेजुएशन, कि ग्रेजुएट के इक्विवेलेंट जो डिग्री होगी वो लोग दे सकते हैं। यानी कि जो आदमी ग्रेजुएट कर चुका है उसके पास इन सभी चीजों का अभाव है, तभी तो कमीशन कह रहा है कि पढ़ के आइए, अब पढ़ के आके एग्जाम पास करिए इसका, तब आप दीजिए। तो समझिए कि पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो किस रास्ते जा रहा है और कहां से कैसे कहां पे भटक रहा है ना। और ऐसे कड़ी में आइडियल तो हमारे विवेकानंद तो रहते हैं हम लोग के जरूर, लेकिन विवेकानंद का एगो बात कोई नहीं मानता है, नहीं सुनता है ना। सर्व विद्यार्थी के घर में विवेकानंद का कैलेंडर या फोटो जरूर दिखेगा, लेकिन विवेकानंद की जो बातें हैं, जो उनका ज्ञान है, वो उस आचरण पर अगर कोई चलेगा ना, उसको सब कहेगा कि डिग्रेसिव है, ये पुरातन विचार रखता है ना, हाँ पगला है ना, पुरातन विचार रखा है। लेकिन वही विचार आधुनिक है वास्तव में। 1893 में वो आदमी जब भाषण दिया अमेरिका में,
तो पूरा वर्ल्ड ये स्वीकार किया कि विवेकानंद और भारत की संस्कृति से बड़ा आधुनिक कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमारी संस्कृति में भी साइंस है ना, हमारे कल्चर में भी विज्ञान है ना। केवल ऐसे मतलब अंधेरे में लाठी नहीं चलता है, हर जगह पर आपका साइंस है और साइंस के अकॉर्डिंग सारी चीज होती है, और सब चीज धीरे धीरे करके अब प्रूव भी हो रहा है कि जितना सब चीज है वो साइंस के मुताबिक सही है और सही तरीके से वो जा रहा है, चाहे वो हमारे धार्मिक रीति रिवाज हो रहे हो या किताबों की बात रहे हो, सब चीज को साइंस के हिसाब से उसको आप देखेंगे तो सटीक मिल रहा है कि वो विज्ञान से जुड़ा हुआ है, यानी कि अंधविश्वास नहीं है, विज्ञान है। अब विज्ञान को धर्म से जोड़ करके उसको दिखाया जा रहा है ना। स्वच्छता के पाठ आज हम लोग को पढ़ाया जा रहा है ना। हमारे धर्मों के अंदर में स्वच्छता का पाठ, दिवाली मनाइए, क्या है, स्वच्छता तो है, छठ पूजा मनाइए, स्वच्छता ही तो है कि आपको स्वच्छ रहना है ना। साफ सुथरा रहेगा तो घर में लक्ष्मी आएगी, इसका क्या मतलब हुआ कि आप स्वच्छ रहिए। तो ये तो हम लोग सदियों से सुनते समझते आ रहे हैं, कुछ लोग नहीं मानते तो इनका ना गलती है, लेकिन ये सब जो है सो शुरू से हमारे सोसाइटी के अंदर में ये सब रह रहा है, ठीक है। खैर, कुछ प्रमुख किताबें हैं विवेकानंद की, जिन किताबों से भी सवाल बन जाता है, तो लिखेंगे थोड़ा सा, लिखेंगे इनकी प्रमुख पुस्तकें, विवेकानंद की इनकी प्रमुख पुस्तकें। ज्ञान योग, कर्म योग, ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग, राजयोग, ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग, प्रेम योग, भक्ति योग, भक्ति योग, और प्राच्य और पाश्चात्य, प्राच्य और पाश्चात्य, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न, प्राच्य और पाश्चात्य, ये सब इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, ठीक है, किताबें हैं। बहुत बार पूछा गया कि कर्मयोग किसकी रचना है ना, राजयोग किसकी रचना है, भक्ति योग किसकी रचना है, तो ये सारे जितने योग हैं ये सब किसकी रचना है, विवेकानंद की रचना है। नेक्स्ट लेंगे कि 1894 में, 1894 में, 1894 में न्यूयॉर्क में, 1894 में न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की थी। वेदांत सोसाइटी की स्थापना की थी, है ना। न्यूयॉर्क में विवेकानंद ने ही 1894 में क्या किया था, वेदांत सोसाइटी की स्थापना की थी। नेक्स्ट लेंगे लेक्चर्स फ्रॉम, लेक्चर्स फ्रॉम, ये बहुत बार पूछा गया एग्जाम सब में, लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोडा, लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोडा, लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोडा स्वामी जी के अनुभवों पर आधारित है। लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोडा स्वामी जी के अनुभवों पर आधारित, यानी ये उनकी किताब ही है जिसमें उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं, है ना, जो उन्होंने अनुभव किए हैं, वर्ल्ड्स में जो घूमा, जो स्थिति परिस्थितियों को देखा, उसमें जो अनुभव किया वो उन्होंने इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट, क्या, वेदांत सोसाइटी में भारतीय दर्शन का प्रचार होता था, इंडियन फिलोसफी को प्रोपोगेट किया जा रहा था, ठीक है। भारत का जो ज्ञान विज्ञान दर्शन था उसी को अमेरिका में प्रचारित करने के लिए वेदांत सोसाइटी बनी थी। नेक्स्ट आगे लिखेंगे कि सुभाष चंद्र बोस ने विवेकानंद को, विवेकानंद को आधुनिक
विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन, विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा, को आध्यात्मिक पिता कहा। क्या कहा? आध्यात्मिक पिता, स्पिरिचुअल फादर, आध्यात्मिक पिता कहा। एक आयरिश महिला, आयरिश बोले तो आयरलैंड, एक आयरिश महिला मार्गरेट नोबेल, एक आयरिश महिला मार्गरेट नोबेल ने इनके विचारों को प्रचारित किया था, ने इनके विचारों को प्रचारित किया था। ठीक है, ने इनके विचारों को प्रचारित किया था। इन्हीं को कहते हैं सिस्टर निवेदिता। मार्गरेट नोबेल को ही कहते हैं सिस्टर निवेदिता। ठीक है ना, सिस्टर निवेदिता। ये किताब का नाम है प्राच्य और पश्चात्य, और ये किताब इन्हीं का किताब है। ठीक है, प्राच्य का मतलब हो गया भारतीय, अप्राच्य का मतलब हो गया यूरोपीय, है ना, पश्चिमी और पूर्वी। ठीक है, तो मतलब कि प्राच्य हो गया भारतीय संस्कृति और पाश्चात्य हो गया यूरोपियन संस्कृति। ठीक है, जो सिस्टर निवेदिता थी, है ना, मार्गरेट नोबेल, इन्होंने विवेकानंद से कहा कि मैं आपसे प्रेम करती हूं और मैं आपके साथ रहना चाहती हूं हमेशा के लिए। तो विवेकानंद ने कहा कि मैं आपके इस प्रपोजल को स्वीकार नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मेरा उद्देश्य जो है सो दूसरा है, अलग है। उन्होंने कहा कि नहीं, इसको तो आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको प्रेम करती हूं, तो आपको मेरे प्रेम को स्वीकार करना पड़ेगा। तो विवेकानंद ने कहा कि ठीक है, स्वीकार करता हूं, आप मेरी मां बन जाइए, मैं आपका पुत्र बन जाता हूं, है ना, क्योंकि मां से ज्यादा स्नेह कौन दे सकता है ना। तो उन्होंने सिस्टर निवेदिता को ये विकल्प दिया कि आप मेरी मां बन जाए और मैं आपका पुत्र, तो फिर उस हिसाब से आप मुझे प्रेम दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ही सिस्टर निवेदिता इतनी इंपैक्ट हुई इनके आइडियोलॉजी से कि वो इसको ज्वाइन किए इनके साथ, और फॉरेन के अंदर में भारतीय दर्शन को प्रोपोगेट करने में, उसको प्रचार प्रसार करने में सिस्टर निवेदिता ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था, है ना, जिनका मूल नाम था मार्गरेट नोबेल। ठीक है, हाँ, क्योंकि बाद में वो यहाँ पर मतलब बहन के तौर पे ही स्वीकार की गई उनके साथ, है ना, जबकि वो क्या, नहीं नहीं, नेशनल मूवमेंट से इनका कोई संबंध नहीं है। चलिए, तो ये थे। अब देखिए, इसके साथ साथ जो है कुछ और भी मूवमेंट्स जो है सो मतलब संस्थाएं चल रही थी जो काम कर रही थी। बंगाल के अंदर में एक और, जैसे कि इनका भी संबंध बंगाल से ही था, विवेकानंद का। और बंगाल में एक अंग्रेजी व्यक्ति था जिसका नाम था हेनरी विवियन डेरेजियो। तो हेनरी विवियन डेरेजियो ने भी बंगाल में एक आंदोलन चलाया था, इसका नाम था यंग बंगाल आंदोलन, है ना, जो कि सोशल रिफॉर्म से ही संबंधित था, उसी फेज का ये मामला था। ठीक है, हेनरी विवियन डेरेजियो हिंदू कॉलेज में पढ़ाने के लिए आया था, प्रोफेसर था। लेकिन जब वो भारत के लोगों के एक्सप्लाइटेशन को देखा कि अंग्रेजी नीतियों से कैसे एक्सप्लाइट हो रहे हैं, तो कुछ ह्यूमैनिटी तो उनके अंदर भी थी, उनके अंदर भी कुछ मानवता थी, सारे लोग क्रूर नहीं थे, है ना, सारे लोग क्रूवल नहीं थे। तो उसमें से उसने सोचा कि मैं भारत को स्वतंत्र कराने में जो भी आइडियोलॉजिकल सपोर्ट हो सकता है वो मैं देने का प्रयास करूंगा, और वो इसने दिया था। तो एक शॉर्ट हेडिंग बनाएंगे यहीं पर, यंग बंगाल आंदोलन। यंग बंगाल आंदोलन लेंगे। इस आंदोलन को किसने चलाया था? हेनरी विवियन डेरेजियो ने। इस आंदोलन को हेनरी विवियन डेरेजियो ने चलाया था। ठीक है, 1826 से 31, 1826 से 31 के बीच
ये हिंदू कॉलेज के प्राध्यापक थे। ये हिंदू कॉलेज के प्राध्यापक थे। ठीक है, प्राध्यापक टीचर थे, पढ़ाते थे, हाँ शिक्षक थे। ठीक है, ओके। हेनरी विवियन डेरेजियो, एक बार और, हेनरी विवियन डेरेजियो। चलिए, अब नोट लिखेंगे कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इन्हें बंगाल में, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इन्हें बंगाल में आधुनिक सभ्यता का अग्रदूत कहा। आधुनिक सभ्यता का अग्रदूत, मैसेंजर ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन। ठीक है, आधुनिक सभ्यता का अग्रदूत किसको कहा? हेनरी विवियन डेरेजियो को। और एक बात और कहा था, अपनी ही जाति का पिता, अपनी ही जाति का पिता। हाँ लिख लेंगे कि इसे अपनी ही जाति का पिता भी कहा, फादर ऑफ ऑन कास्ट, अपनी ही जाति का पिता भी कहा। हाँ, सुरेंद्र बनर्जी नहीं, अपनी ही जाति के पिता। पहले कहा आधुनिक सभ्यता का अग्रदूत, और फिर कहा अपनी जाति का पिता। ठीक है, क्योंकि ये अंग्रेज ही थे, अंग्रेजों के विरोध में ही काम कर रहे थे, भारतीयों को सपोर्ट कर रहे थे, इसलिए वो कहा अपनी जाति के पिता। ठीक है, तो इन्होंने चलाया था यंग बंगाल आंदोलन, और उसके बेसिस पर अलग अलग क्षेत्रों में भी ये मूवमेंट्स, ये आंदोलन हो रहे थे। ठीक है, और इसी आधार पर आगे उधर जाकर के आप देखेंगे कि बंगाल के, बंबई के अंदर में भी यंग बंबई आंदोलन भी हुआ था। इन्होंने तमाम डिबेटिंग क्लब बनाए थे, जिस क्लब के अंदर में युवा जाते थे, डिबेट करते थे, और डिबेट में अंग्रेजियों की गलत नीतियों को बताया जाता था कि उनकी नीतियां क्या है, और उनके खिलाफ युवाओं को संगठित करने का काम करते थे। ठीक है, प्रोसीड। बंगाल, बंगाल के थे। नेक्स्ट आगे लिखेंगे, परमहंस मंडली संस्था थी। हाँ, हेडिंग बनाएंगे परमहंस मंडली, परमहंस मंडली। महाराष्ट्र की काफी चर्चित संस्था थी ये। परमहंस मंडली लिखेंगे, स्थापना 1849-50 बंबई, है ना। स्थापना कब हुई थी? 1849-50 में। कहा? बंबई। ठीक है, बंबई है। सब बताएंगे, अभी तो स्टार्ट ही किया है ना जी। अभी कहाँ बोले कि इसके आगे दूसरा नाम लिख लीजिए, नहीं ना। तो परमहंस मंडली लिखेंगे, संस्थापक आत्माराम पांडुरंग, आत्माराम पांडुरंग। आत्माराम पांडुरंग। बाल शास्त्री जाबेकर, जी जी, एक ही आदमी का नाम है। ये अलग नाम है, ये अलग नाम है, बाल शास्त्री जाबेकर। हाँ हाँ, आत्माराम पांडुरंग, उसके बाद बाल शास्त्री जाबेकर। हाँ, एक और है अभी, दोनों का। हाँ, बिगौर हेलो,
दादोबा पांडुरंग। इतना जल्दी? अभी तो ये बहुत छोटा है जी। हाँ, दादोबा पांडुरंग, तीन लोग हैं। आत्माराम पांडुरंग, बाल शास्त्री जावेकर, दादोबा पांडुरंग। इन तीनों लोगों ने मिल करके स्थापना की थी। हाँ, ठीक है। उद्देश्य क्या था इस संस्था का? ऑब्जेक्टिविटी, उद्देश्य लिखेंगे। तो उद्देश्य था एकेश्वरवाद और विश्व बंधुत्व की भावना। एकेश्वरवाद यानी कि एक ही ईश्वर की पूजा की जाए, एकेश्वरवाद और विश्व बंधुत्व की भावना, वर्ल्ड फ्रेटर्निटी, सभी लोग भाई हैं, भाईचारे का विकास, ठीक है। विश्व बंधुत्व की भावना, ठीक है। नेक्स्ट, आगे प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज, प्रार्थना समाज, स्थापना 1868, बंबई। 68 नॉट 65, बंबई। किसके प्रेरणा से? वो तो संस्थापक थे, प्रेरणा किसी और की थी। प्रेरणा किसी और की। किसकी? है? विवेक, विवेकानंद का कोई नहीं था। हाँ, देखिए, वो पगला पूछा प्रेरणा किसकी थी। हैं? ये मैटरवा कहीं और ही पहुंचा देता है जी। हैं? पूछ, नाम है तो नाम के उद्देश्य को समझना है ना जी। है? भावना ज्यादा समझ। देखिए, प्रेरणा किसकी थी? केशव चंद्र सेन की, है ना? क्या? हाँ, तो केशव चंद्र सेन, ठीक है। नोट लिखना है कि ये ऐसा नहीं लिखना है कि प्रेरणा केशव चंद्र सेन की थी, पगला। ऐसे लिखना है कि इसकी स्थापना केशव चंद्र सेन के प्रेरणा से स्थापित हुई थी। इसकी स्थापना केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से स्थापित हुई थी। मतलब उत्प्रेरक, कैटलिस्ट का भूमिका कौन निभाया था? है ना, मोटिवेटर, बिल्कुल। तो वो थे केशव चंद्र सेन, ठीक है। और इसके संस्थापक हैं आत्माराम पांडुरंग। इसके फाउंडर हैं आत्माराम पांडुरंग। आत्माराम पांडुरंग इसके संस्थापक हैं। अन्य सहयोगी, अदर जिसके कोऑपरेटिव्स थे, वो कौन थे? अन्य सहयोगी, एमजी रानाडे। एमजी रानाडे, एमजी रानाडे और आरजी भंडारकर। एमजी रानाडे और आरजी भंडारकर, ये लोग क्या थे? सहयोगी थे, है ना। हाँ, इन्होंने सहयोग किया था इसकी स्थापना में। आरजी भंडारकर, ठीक है। आरजी भंडारकर जहां लिखे वहीं पे ब्रैकेट में एक फैक्ट लिख लीजिएगा, वो आरजी भंडारकर से जुड़ा हुआ है, ठीक है। लिख लेंगे वहीं पर एरो मार्क दे करके फैक्ट लिख लेंगे कि इन्होंने 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 दक्षिण भारत में इसका प्रचार किया था। हम्म, ठीक है। और इन्हीं के माध्यम से एक नेता वहां पे तैयार हुए दक्षिण भारत में, उनका नाम था वीर सेलिंगम। फिर नोट करके लिखेंगे कि वीर सेलिंगम ने
वीर सेलिंगम। वीर सेलिंगम ने दक्षिण भारत में बड़े स्तर पर इसका प्रचार किया। बड़े स्तर पर इसका प्रचार किया, ठीक है। और फिर एक और नोट लिखेंगे, वीर सेलिंगम ने ही वीर सेलिंगम ने ही 1878 में वीर सेलिंगम ने ही 1878 में राजमुंदरी सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की। राजमुंदरी सोशल रिफॉर्म, ठीक है, राजमुंदरी सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की, ठीक है। राजमुंदरी सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन, तो इसकी स्थापना किसने की थी? वीर सेलिंगम ने की थी, ठीक है। वीर सेलिंगम के द्वारा यह संस्था यहां पर स्थापित किया गया था, ठीक है। जो विधवा पुनर्विवाह से संबंधित थी, इट्स रिलेटेड टू द विडो रीमैरिज। जो विधवा पुनर्विवाह से संबंधित थी, ठीक है, जो विधवा पुनर्विवाह से संबंधित थी, ठीक है। कोई दिक्कत? चलिए एक नाम लिखिएगा नोट करके, मतलब ये अलग ही टॉप इसके तहत व्यक्ति हैं, उनका नाम है गोपाल हरि देशमुख। गोपाल हरि देशमुख, गोपाल हरि देशमुख। इनके बारे में पूछा जाता है कि लोक हितवादी के नाम से कौन प्रसिद्ध था, तो गोपाल हरि देशमुख ले लेंगे कि लोक हितवादी के नाम से प्रसिद्ध थे, है ना। ही वॉज ऑल्सो नो एज लोक हितवादी, ठीक है। महाराष्ट्र में नोट करके लिखेंगे कि महाराष्ट्र में सुधार आंदोलन की शुरुआत का श्रेय, महाराष्ट्र में सुधार आंदोलन की शुरुआत का श्रेय इन्हीं को दिया जाता है, इन्हीं को दिया जाता है, ठीक है, इन्हीं को दिया जाता है महाराष्ट्र में सुधार आंदोलन के शुरुआत का श्रेय, ठीक है। तो सोशल रिफॉर्म जो हुआ है ना, तो सोशल रिफॉर्म जो महाराष्ट्र में हुआ था उसको शुरुआत करने का श्रेय गोपाल हरि देशमुख को जाता है, इसीलिए इनको लोक हितवादी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेंगे एमजी रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे। तो इनके बारे में मैंने पीछे बताया था आपको कि इन्हें पश्चिमी भारत के पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है ना। किसको? एमजी रानाडे को, है ना। ही वॉज द फादर ऑफ वेस्टर्न रिनेसा, है ना, पश्चिमी पुनर्जागरण। इन्हें पश्चिमी भारत के पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है, किसे? एमजी रानाडे को, जिनका पूरा नाम है महादेव गोविंद रानाडे, ठीक है। नेक्स्ट लेंगे कि इन्होंने 1861 में बीडो रीमैरिज सोसाइटी 1861 में बीडो रीमैरिज सोसाइटी, सोसाइटी ने इनको एसोसिएशन लिखी है, सोसाइटी करके लिखेंगे एसोसिएशन,
वीडो रीमैरिज एसोसिएशन की स्थापना की थी। ठीक है, इसे सोसाइटी कटवा दिया कि यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है सोसाइटी की वजह से, क्योंकि और व्यक्ति थे जो सेम यही संस्था स्थापित किए थे, उनका नाम अलग था। ठीक है, तो 1861 में इन्होंने वीडो रीमैरिज एसोसिएशन बनाया था। यहीं पर ब्रैकेट में करके एक बात लिख लीजिएगा जो इसी से जुड़ा हुआ है कि बंबई में 1850 में विष्णु शास्त्री पंडित ने बीडो रीमैरिज सोसाइटी की स्थापना की थी। बीडो रीमैरिज सोसाइटी की स्थापना की थी। तो अब ध्यान रहेगा कि बीडो रीमैरिज एसोसिएशन महादेव गोविंद रानाडे ने, आप बीडो रीमैरिज सोसाइटी विष्णु शास्त्री पंडित ने। ठीक है जी, बस संस्था अलग अलग था तो दोनों ने नाम बस अलग अलग कर दिया था। ठीक है, तो एसोसिएशन किसका है? महादेव गोविंद रानाडे का। और सोसाइटी किसका है? विष्णु शास्त्री पंडित का। नेक्स्ट लेंगे कि 1884 ईस्वी में पूना में 1884 ईस्वी में पूना में दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना एमजी रानाडे ने की थी। 1884 में दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना एमजी रानाडे ने की थी। ठीक है, एमजी रानाडे ने की थी। ओके, चलिए आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे देखेंगे। ठीक है, क्या है आगे देखेंगे। एक पर्सनालिटी है डीके कर्वे, है ना, इन्होंने क्या किया था? हाँ, डीके कर्वे, इनके बारे में देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, यहां तक बताइए, यहां तक किसी को दिक्कत, कोई समस्या है ना? आयोग जनरली सरकार के द्वारा थोड़ा ज्यादा उसको राइट रहता है, समिति को थोड़ा कम राइट रहता है। ठीक है, क्या नहीं, क्रांतिकारी आंदोलन में